हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसकी रूट की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ, और क्वेश्चन में पूछा है द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑलरेडी हर रूट गिवन है 7.3166 और हमें बस यहां पर क्या बताना है, इस आंसर को अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हमें इसको बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के आगे नहीं देखना है, स्टार्टिंग से ही देखना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। तो ये है आपकी स्टार्टिंग की 4, 1 2 3 4, और ये जो 5वीं वैल्यू है ये 5 से बड़ी दिखाई दे रही है। दिस इज मोर देन 5। तो जब मोर देन 5 है तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगी, तो आंसर बन जाएगा 7.317। यानी यहाँ पर आपका फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड पार्ट है, द रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू। वो कह रहा है जो रेट होता है आईजीएसटी का वो किसके बराबर होता है। देखो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 3 हैं ये। सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल जीएसटी के हाफ होते हैं ये। दीज टू आर द हाफ ऑफ टोटल जीएसटी रेट। सपोज करो आपका यहाँ पर टोटल जीएसटी अगर 28% दिया है तो 14% सीजीएसटी होगा और 14% एसजीएसटी होगा, जबकि आईजीएसटी जो होता है वो टोटल 28 ही होता है। ठीक है, उसमें हाफ नहीं करते, उसमें हम कंप्लीट 28% लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो आईजीएसटी होता है उसका जो रेट होता है परसेंटेज वो किसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ देखा आईजीएसटी जो है 28% है और ये 28% जो है किसके इक्वल है, ये 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी दोनों के सम के इक्वल है, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तभी 28% पूरा बनेगा। ठीक है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट के सम के बराबर होता है कौन, आईजीएसटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या कहा है, इफ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है और उसका फैक्टर x-2 है, देन वैल्यू ऑफ a इज। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको x-2 दिया है फैक्टर, तो x-2 अगर फैक्टर है तो x-2 इज इक्वल टू 0 लेंगे और x की वैल्यू +2 बनेगी। वो प्लस की 2 वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। क्या करेंगे, f ब्रैकेट x हटा के x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 2 है। जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ फैक्टर वर्ड बोला था तो फैक्टर वर्ड में रिमाइंडर 0 होता है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड पे इसके नीचे 0 यूज़ करेंगे फैक्टर वर्ड की वजह से। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 14 + 2a, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -10 + 2a, -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो 10/2 इज इक्वल टू a, दैट इज 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 5 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पार्ट नंबर 4 देखें। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है 2 - 1 3 0, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। और आगे इनटू ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे ऑर्डर खुद ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, a × b इज इक्वल टू तीसरी मैट्रिक्स यहाँ दी है 1 2, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है मल्टीप्लाई कॉलम 1 है। ऊपर से नीचे कॉलम होता है, ये कॉलम है और 2 रो हैं। ठीक है, तो रो को पहले लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड कॉलम इज 1, तो 2/1 इसका ऑर्डर हो गया। अब आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बताओ। ये जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखा गया है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। ये हमने अल्फ़ाबेट लिए हैं, इन अल्फ़ाबेट की वैल्यू पता करनी है। देखो ये जो 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये जो 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें पहली मैट्रिक्स का
कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होने चाहिए, तो इन्हें एरो से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का रो जो आंसर होता है उसके रो के इक्वल होता है, और जो इसका कॉलम होता है वो इसके इक्वल होता है। ये एरो डायग्राम आपको याद रखना है, ये एरो जिस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं ये ध्यान रखना है। जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो, ये जो है आपस में एरो से कनेक्ट करो, और इसका जो रो है वो आंसर के रो से मैच होगा और इसका जो कॉलम है वो आंसर के कॉलम से। तो अब आप ए और बी की प्लेस पर देख पाएंगे आराम से कि ए की प्लेस पर तो 2 दिख रहा है एरो की हेल्प से, और बी की प्लेस पर 1 दिख रहा है। तो ऑर्डर हो जाएगा ए का आंसर 2 और बी का आंसर 1, यानी 2/1 इसका ऑर्डर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 5th पार्ट सिमिलैरिटी टॉपिक से है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे एरिया सिमिलैरिटी टॉपिक से पूछा गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। रेशो के ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो रेशो वर्ड आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी रेशो पी क्यू का होल स्क्वायर, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी रेशो क्यू आर, बी सी फर्स्ट ट्राइंगल की, क्यू आर सेकेंड ट्राइंगल की, या फिर ए सी रेशो पी आर। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर्टी होती है, जो रेशो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल का होता है वो एक्चुअली में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल दिस एंड दिस आर इन द रेशो। एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 9/16 दिया है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में यहाँ बी सी दी है 4.5 BC। हम इनको और इनको यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, एरिया तो रेशो दिया ही था 9/16, तो हमने एरिया के नीचे 9/16 लिख दिया। अब BC अपॉन QR में BC की वैल्यू क्या है 4.5 अपॉन QR दिया नहीं, QR को आपसे पूछा है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ QR, और जो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया था वो हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आप रूट ले लोगे किस पे, 9/16 पे, और इक्वल में क्या रह जाएगा 4.5 अपॉन QR। अब 9 का रूट हो जाएगा 3, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो 3/4 क्या बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन QR। स्क्वायर तो हट चुका है, स्क्वायर हटा के तो रूट ले लिया था हमने। अब हमें QR फाइंड करने के लिए QR को ऊपर करना है और 3 को राइट हैंड साइड पे नीचे ले आना है। जो ऊपर 3 था वो नीचे आ जाएगा, नीचे का 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 4.5, इन्हें कट करोगे तो 1.5, फिर आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में ये एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस एजर्शन में क्या दिया गया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, 4, 6, 8। वो कह रहा है एक कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और कॉमन डिफरेंस कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस इनका एपी में 2 है। जरा चेक करें, 2 और 4 अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2 ही आएगा। अगले 2 का देखो, 4 और 6 का डिफरेंस, वो भी 2 आएगा। 6 और 8 का डिफरेंस देखो तो वो भी 2 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है इसमें 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अगर आप डिफरेंस निकाल के देखो, फर्स्ट 2 का डिफरेंस भी 2 बैठेगा, अगले 2 का डिफरेंस भी 2 बैठेगा, उससे अगले 2 का भी डिफरेंस 2 ही बैठेगा। अब रीजन में क्या कहा गया है, द कॉन्स्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 टर्म ऑफ एपी इज कॉमनली नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है वो, जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का मतलब सेम डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन एनी 2 टर्म ऑफ एपी। ये रीजन गलत है, रीजन इज रॉन्ग। आप रीजन को रॉन्ग क्यों कहेंगे,
ऐसी क्या है इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैं इसे रीज़न को गलत कह रहा हूँ? एजर्शन तो ठीक है, वो कह रहा है 2 4 6 8 है। अगर मैं देखो 4 - 2 करूँगा तो भी डिफरेंस 2 बैठेगा, 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो भी डिफरेंस 2 बैठेगा, 8 में से 6 को माइनस करूंगा तो भी डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो ये डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो डिफरेंस तो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ रीजन में जो कांस्टेंट डिफरेंस कहा गया है वो तो सही है बात, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, क्या मैंने किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस लिया? नहीं। यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता किसके बीच में है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है ना, आगे पीछे वाले टर्म। ये नहीं कि कोई से भी दो। क्या मैंने 2 में से 8 माइनस करा? नहीं ना, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, मतलब एक के जस्ट अगला वाला। अगर 2 और 4 देखेंगे तो ये आगे पीछे है, इनका डिफरेंस। 4 और 6 देखेंगे तो ये आगे पीछे है, इनका डिफरेंस। 6 और 8 का डिफरेंस। ऐसा नहीं कि 4 और 8 का डिफरेंस ले ले, 4 और 8 के बीच में 6 भी आ रहा है, तो 4 और 8 का डिफरेंस ले सकते हैं? नहीं ना। डिफरेंस एपी में किन का लिया जाता है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का लिया जाता है, ये नहीं कि किसी भी 2 टर्म का ले लिया जाए। तो यहाँ पर ये एनी 2 टर्म कहा गया था, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या माना गया? रॉन्ग माना गया। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे ही फोकस करना है, जो पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया एनी 2 टर्म, यही इसको क्या कर रहा है? रॉन्ग घोषित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एनी 2 टर्म अगर नहीं होता, कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता, तब ये स्टेटमेंट सही माना जाता। तो कॉमन डिफरेंस किसके बीच में होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में होता है, ना कि किसी भी 2। तो यहाँ पे एजर्शन तो ठीक दिया है और रीज़न रॉन्ग दिया है। तो अब हम ऑप्शन इसमें देखते हैं, एजर्शन करेक्ट और रीज़न इनकरेक्ट वाला कहाँ है ऑप्शन? एजर्शन करेक्ट बट रीज़न इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर इसका ये है आपका। ठीक है, कि एजर्शन सही दिया गया है बट रीज़न गलत दिया गया है यहाँ। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। द इमेज ऑफ 0,0, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट, और रिफ्लेक्शन इसमें किस में बताना है? x बराबर 2 में। देखो ग्राफ पे अगर आप देखें, ग्राफ में यहाँ x एक्सिस होती है 1 2 3 4, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है, -1 -2, इधर की साइड माइनस की वैल्यू आती है -3 -4, ये होता है, ये ओरिजिन होता है। दिस इज ओरिजिन 0,0। वो कह रहा है आप इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराओ, किस में रिफ्लेक्ट कराओ? x बराबर 2 में। तो x की 2 वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ एक लाइन बनाई जाए, x बराबर 2, ये x बराबर 2, ये एक लाइन है x बराबर 2, और इसमें ओरिजिन को रिफ्लेक्ट कराना है। तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी वो बताना है। देखो लाइन से ओरिजिन लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, कितनी लेफ्ट हैंड पर आ रहा है? 2 वैल्यू लेफ्ट पे। देखो यहाँ 2 बॉक्स आ रहे हैं, 2 यूनिट। ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो ये लाइन थी और ये ओरिजिन था, तो एक बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है। ठीक है ना, ओरिजिन से 2 तक कितनी डिस्टेंस आ रही है? 2 बॉक्स आ रहे हैं। तो इसकी इमेज उसी लाइन में 2 बॉक्स अपोजिट साइड पे बनेगी। लाइन के ओरिजिन लेफ्ट पर था, तो इमेज इसकी राइट पर बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर। 2 डिस्टेंस लेफ्ट पे था तो 2 डिस्टेंस राइट पे कर देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन की इमेज O'। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की वैल्यू 4 दिख रही है और y की वैल्यू 0 होगी। तो आंसर इसका है सी ऑप्शन 4,0। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 पे। 8th पार्ट में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। बिल्कुल सही है, श्योर इवेंट जो होते हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। अब रीजन में क्या दिया गया है? लेट ई बी द इवेंट, कोई एक इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर हो सकती है, 1 से लेस होगी या इक्वल होगी। बिल्कुल सही है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल टू 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी, बट 1 से या तो छोटी होती है या 1 के इक्वल भी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर में कौन सा ऑप्शन लिखना है? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन ए लिखना है। ठीक है,
इसमें और कोई करेक्ट वाला है नहीं, यही है कि दोनों बातें सही दी हैं, एजर्शन भी सही दिया था और रीज़न भी सही दिया था। तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, ये ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए लिया जाएगा। ठीक है, 9 पार्ट देखो, 9 पार्ट में लीनियर इनिक्वेशन टॉपिक से है। यहाँ पर एक नंबर लाइन दी है। सबसे पहले ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है ना, रियल नंबर लाइन। और इसमें आप देखेंगे कि गोला जो 4 पर बन रहा है, माइनस के 4 पर, वो फील्ड है, यानी -4 जो फील्ड है उसमें 4 को इंक्लूड किया गया है, -4 को। और जो 2 है वो माइनस का 2 एम्प्टी है, मतलब -2 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें -4 वाले सिंबल में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो। क्यों हो इक्वल टू? क्योंकि 4 को लिया गया था, माइनस के 4 को लिया गया है, इसलिए उसके अंदर इक्वल होना चाहिए। और यहाँ -2 की बात कर रहा है, लेस देन -2, उसमें इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर इक्वल का सिंबल जो यहाँ था इक्वल, वो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सर्कल जो था वो एम्प्टी था, ठीक है ना। तो हमें इस बात पे फोकस करना है, इक्वल को देखना है कि -4 वाले सिंबल में इक्वल होना चाहिए, बट -2 वाले में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखें कि इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आ रही है ये बात, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से 9 पार्ट करना है। 10 पार्ट, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। पहला दिया है 16, दूसरा दिया है 12 और थर्ड आपसे पूछा है, तो थर्ड में आप अल्फ़ाबेट ले लेंगे। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। 3 चीज़ है ना, पहले और दूसरे का रेशो बराबर होना चाहिए दूसरे तीसरे के रेशो के, यानी 16/12 बराबर होना चाहिए 12/x के। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ऊपर ले आएंगे और 16 को राइट हैंड साइड पे नीचे ले आएंगे, और नीचे का 12 उधर राइट हैंड साइड पे 12 के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सॉल्व वॉल्व करके हम फाइनल आंसर बना लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा, ऑप्शन नंबर 9। अब आते हैं 11th पार्ट पे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल है, मीडियन की बात करी गई है। मीडियन क्या होता है? मीडियन जिस वर्टेक्स से बनाया जाता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर मैं मीडियन बनाऊंगा ABC ट्राइंगल में A से BC लाइन पर, तो वो यहाँ टकराएगा और BC लाइन को आधा इधर कर देगा और आधा इधर। ऐसे ही दूसरा मीडियन जब B से बनाया जाएगा उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स, अपोजिट वाली साइड पर AC पर, तो वो AC को भी हाफ हाफ कर देगा, आधी साइड इधर हो जाएगी और आधी इधर हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा मीडियन C से जब बनाया जाएगा सामने वाली साइड AB पर, तो वो तीसरी साइड AB को भी 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 मीडियन बनाए गए हैं, ये जो AM मीडियन बनाया, BN CO, ये तीनों एक ही पॉइंट पर टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन जो होता है ना, वो कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और तो सेंटर कौन होता है? जहाँ पे एल्टीट्यूड टकराते हैं 90 डिग्री वाले। ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, एक इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर 90 बनाया जाता है, एक सेकंड वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90, और एक तीसरे वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90। तो जब ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में टकराते हैं तो वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन की पूछी थी, तो मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड कहते हैं। 12th पार्ट, A man want to buy shares available at ₹132, par value ₹100. द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज। आपको बताना है कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है। देखो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है ए मैन वांट टू बाय शेयर, एक आदमी शेयर खरीदना चाहता है। अवेलेबल एट, अवेलेबल का मतलब उसे मार्केट में आज अवेलेबल है वो चीज़ 132 रुपये की। अवेलेबल का मतलब उसे मिल रही है, कितने की मिल रही है? 132 की। तो जिस प्राइस पर उसको मिल रही है वो ही एक्चुअली में मार्केट वैल्यू होती है। और ये पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू होती है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है? उसको शेयर कितने का मिल रहा है आज मार्केट में? उसको शेयर 132 का मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू 130 होगी, 132। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
13 पार्ट सर्कल टॉपिक से है ये। यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। आपको ये बी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 105 दिया है। सबसे पहले आप पैरेलल लाइन टॉपिक की हेल्प लोगे। ये यू शेप की फिगर बन रही है और यू शेप की फिगर में दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करके 180 लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम यू शेप फिगर सी डी ए वाला एंगल जो कि ये है प्लस डी ए बी एंगल जो कि ये 105 है, इन दोनों का सम करके एंगल ए और एंगल डी का सम करके 180 लेंगे। को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन टॉपिक की प्रॉपर्टी है ये। वहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू 105 यूज़ करके एंगल डी को पहले पता करना है। तो आपका एंगल डी 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो 75 बनेगा। ये 75 है तो इसके सामने वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से करेंगे। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड की फिगर, इसके चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है जिसके चारों कोने सर्कल को टच करें, ठीक है। तो यहाँ पे आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो मैं इन दोनों का सम 180 लूँगा, किसका, डी का और बी का। तो जब डी और बी का सम 180 लिया जाएगा जिसमें डी की वैल्यू 75 ली जाएगी तो बी को ईजिली फाइंड कर लिया जाएगा। कितना आ जाएगा बी, जब 75 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 105 आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। अब आते हैं 14th पर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 2:3। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सेकंड दिया है 2:3। रेशियो का मतलब अपॉन। कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का और कोन का फॉर्मूला एक जैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन में क्या लिखना है, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h अपॉन सेकंड कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी फॉर्मूला यही होगा 1/3 πr²h। बस फ़र्क इतना होगा कि ये कोन अलग अलग हैं तो इनकी रेडियस और हाइट अलग अलग होंगी, ठीक है ना। रेडियस और हाइट क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो हमें यहाँ R1 लेना है फर्स्ट की, H1 लेना है फर्स्ट की हाइट, R2 लेनी है सेकंड कोन की रेडियस और H2 लेनी है। हमने यहाँ 1 और 2 नंबर का यूज़ करा उन्हें डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए कि जिनमें 1 लगाया गया है वो एक्चुअली में फर्स्ट कोन की है और जिनमें 2 लगाया गया है वो सेकंड कोन की है और इक्वल में 2/3 है। ऊपर 1/3 और पाई, नीचे भी 1/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचता क्या है, बचता है आपका R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H2 इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन में देखेंगे रेशो ऑफ देयर रेडियस इज 1:2। रेशो रेडियस का R1 का और R2 का जो रेशो है वो क्वेश्चन में दिया है 1/2, लेकिन यहाँ पे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इन पे स्क्वायर लगाऊं तो फिर इधर वाली वैल्यू पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। मतलब R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर हट जाएगा और इसकी जगह 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, रेशो ऑफ देयर हाइट फाइंड करनी है। तो हमें H1/H2 फाइंड करना है। तो H1/H2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे का 4 है ये ऊपर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 4, नीचे का 4 मल्टीप्लाई में जाएगा और ऊपर का 1 नीचे डिवाइड में आएगा। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4 है तो 4 इंटू 2 8/3 यानी 8:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। 15 पार्ट लास्ट क्या है, ये मीडियन ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट इज। यहाँ पर हमें मीडियन बताना है कि मीडियन जो 70 बच्चों का आया है वो क्या आया है। अब मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से।
देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी जाए, यहाँ पे आपको ना सबसे पहले क्या करना है, मीडियन का क्वेश्चन है। मीडियन के लिए सबसे पहले बनाई जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब तक आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनाओगे तो मीडियन फाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल वाला डेटा है। तो आपको ना यहाँ टेबल में एक्स, एफ और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। एक्स में आपको क्या दे रखा है, 25, 50, 35, 65, 45 और 70। अब f की बात करें तो f में दिया है 6, 15, 12, 10, 18, 9। अब हमें CF बनाना है। CF के लिए सबसे पहले 6 तो सेम उतारो। 6 में 15 को जोड़ोगे तो 21, 21 में 12 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 33, फिर 33 में 10 जोड़ोगे तो 43, 43 में 18 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61, 61 में 9 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 70। अब f का टोटल करोगे, जब f का टोटल करोगे तो वो जोड़ के आएगा 70, जो कि यहाँ लास्ट में CF में भी था। तो ये सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब टेबल सही बनी है। अब 70 कैसा नंबर है, 70 एक इवन नंबर है, ये n की वैल्यू है। तो मीडियन का फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म, ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें n की वैल्यू आपकी 70 डलेगी। तो 70/2 करेंगे तो 35th टर्म बनेगा, और यहाँ पे 70/2 करेंगे तो 35 + 1 36th टर्म बनेगा। फिर हाफ ऐसे ही लिखेंगे। अब 35th और 36th टर्म यहाँ ढूंढना है। तो ये जो CF दिया है इसको हम एज ए क्लास इंटरवल ऑब्जर्व करेंगे। तो 6 है, 6 का मतलब है 0 से लेकर 6 तक। फिर 7 से लेकर 21 तक यहाँ पर आ जाएगा, 22 से लेकर 33 तक यहाँ पर आ जाएगा। हमें 35 और 36 देखना है, तो हमें 33 तक यहाँ आ गया। 34 से लेकर 43 तक यहाँ पर आएगा, तो 34 से 43 तक के बीच में 35 भी आएगा और 36 भी आएगा। तो यहाँ 43 में देखना है कि आपको x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है। तो 43 में आपको x की वैल्यू 65 नज़र आएगी। तो यहाँ पे 35th टर्म 65 लिया जाएगा, प्लस 36th टर्म भी यहीं पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी 65 लेंगे। फिर 65 + 65 130/2, और जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट बैंकिंग क्वेश्चन से है, बैंकिंग चैप्टर से है ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मैंने इसका ये सॉल्यूशन करके दे दिया है। यहाँ पर हमने जो जो वैल्यूज़ गिवन थी, नंबर ऑफ ईयर्स दिए थे जिसको कन्वर्ट करके मंथ बनाया, रेट दिया था, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी थी, और हमने यहाँ MV का फॉर्मूला लगाकर जो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो फाइंड करना था, तो वो यहाँ हमने फाइंड कर लिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट जो आया था इसका, वो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से, चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना था और आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक देना था। तो यहाँ ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। ये हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ किया है और इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके स्क्वायर रूट 24 बनेगा। 24 का स्क्वायर रूट अप टू, इन्होंने 3 डेसिमल प्लेस कहा था, आप एक एक्स्ट्रा ही निकालो, 4 तक निकालोगे। देखो मैंने पॉइंट के बाद 4 तक निकाला है, लेकिन राउंड ऑफ बिल्कुल लास्ट में करना है। जो हमारा लास्ट में आंसर बनेगा ना, उसको देखना है और उसको राउंड ऑफ करना है। ये नहीं कि आप यहीं बीच में राउंड ऑफ कर दो, कभी भी बीच में राउंड ऑफ नहीं करेंगे। फाइनल आंसर जो आएगा ना, उसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। और थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टॉपिक से था, प्रूफ का क्वेश्चन है। तो ये मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 का भी कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 11 AP 10th चैप्टर से आया था, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से। तो यहाँ पर आपको 4th टर्म 11 दिया है क्वेश्चन में और उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाई है। और आगे कहा है 8th टर्म बड़ा है ट्वाइस द 4th टर्म से
5। उसकी हेल्प से हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा कि T8 जो 8वां नंबर है वो डबल ऑफ फोर्थ टर्म 2 टाइम्स T4 से बड़ा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस था 5, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। वो हमने यहाँ यूज़ करके एक दूसरी इक्वेशन तैयार करी है। 2 इक्वेशन जब बन जाएंगी तो एलिमिनेशन मेथड से उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और फिर ए और डी फाइंड करके जो हमसे पूछा गया है सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का 50 टर्म्स के लिए, जिसमें एन की वैल्यू को 50 पुट करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, ये आपका सेक्शन फार्मूला टॉपिक से है। यहाँ पर ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है सेक्शन फार्मूला टॉपिक से। और जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट इसका मेंसुरेशन टॉपिक से आया है। मेंसुरेशन टॉपिक से हमने यहाँ फार्मूलेज यूज़ करे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का, और यहाँ सेलेंट हाइट फाइंड करी है कोन के लिए, और उसके बाद कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करा है। तो ये आपका पार्ट नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है, यहाँ मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। ये सारा वर्क सिलेंडर के लिए है, ये सारा वर्क कोन के लिए है, और फिर उसके बाद हेमिस्फेयर के लिए भी फाइंड करा है हमने यहाँ, और उसके बाद हेमिस्फेयर का फाइंड करने के बाद सबके सरफेस एरिया को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया बनाया है पूरी सॉलिड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 जीएसटी टॉपिक से है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी है जिसमें 2 प्रोडक्ट एलईडी टीवी और MP4 प्लेयर मार्ट प्राइस भी दी गई है और जीएसटी भी। बस आपको यहाँ पे टोटल बिल बनाना है जीएसटी मिलाकर। तो यहाँ पर हमें एलईडी टीवी के लिए सबसे पहले जीएसटी फाइंड करनी है, फिर उसकी प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, जो एलईडी की कॉस्ट है उसमें टैक्स को जोड़ के प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स बता देनी है। सेम वे में MP4 प्लेयर के लिए भी करना है, और फिर फाइनली लास्ट में दोनों प्रोडक्ट की जीएसटी मिलाने पर जो वैल्यू बनी थी उन दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल बिल बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक से है। यहाँ पर डिविडेंड 9% दिया गया है और डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन ₹100 शेयर। जो डिविडेंड होता है वो कौन सी वैल्यू पर होता है ये आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, वो नॉमिनल वैल्यू पे करती है, मार्केट वैल्यू पे कभी डिक्लेयर नहीं करती। तो ये जो ₹100 है ये एक्चुअली में नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की है, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो डिविडेंड का परसेंट भी है, नॉमिनल वैल्यू भी है, और आपको रिटर्न का परसेंट भी दिया है। रिटर्न किसे कहते हैं? प्रॉफिट को कह सकते हो, इनकम को कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट 7.5% है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। ये एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ इस पार्ट में यूज़ करना है। तो जो डिविडेंड का परसेंट है वो 9% है, परसेंट हटा के अपॉन में 100 ले लेंगे, क्योंकि 9 में परसेंट लग रहा था इसलिए अपॉन में 100 आएगा, इनटू नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट में क्या लेंगे? प्रॉफिट परसेंट रिटर्न को कहते हैं, तो 7.5% होगा, जिसमें परसेंट का सिंबल हटा के 7.5 के अपॉन में 100 आ जाएगा, इनटू मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, वो हमें मालूम नहीं है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मार्केट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था? इन्वेस्टमेंट पूछा गया था, और ये कहा था कि जो एनुअल डिविडेंड है वो 630 रुपीज़ का होना चाहिए। एनुअल का मतलब टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड 630 रुपीज़ का होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो ये टोटल डिविडेंड लिखा हमने, और टोटल डिविडेंड एक्चुअली में बनता कैसे है उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल डिविडेंड अर्न्ड का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली में डिविडेंड कितना परसेंट है इनटू कितनी नॉमिनल वैल्यू है इनटू कितने शेयर्स लिए गए हैं, ये फार्मूला होता है किसका? टोटल डिविडेंड का। ठीक है, और इक्वल में 630 रुपीज़ जो राइट हैंड साइड पे ले रखा था वो हमने सेम लिख दिया यहाँ इक्वल में। ठीक है, 630। अब डिविडेंड कितना परसेंट दे रही थी कंपनी? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 9% डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 9 लिख के परसेंट हटाने के बाद अपॉन में 100
नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 100 रुपये है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन में कहा था, और इक्वल में जो 630 है वो यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करे, कितने आए 70। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितने शेयर लिए गए हैं इनटू कितनी मार्केट वैल्यू है, MV ऑफ वन शेयर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना मार्केट के प्राइस पर होता है, कंपनी से जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो आज मार्केट में कितनी प्राइस का मिल रहा है उस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके लिए कितने शेयर लिए हैं उसकी मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू से करेंगे, और फाइनली वैल्यू को पुट करने के बाद 8400 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका फोर्थ का सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, ये आपका मोड का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड टॉपिक से। यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, तो ये आपको एक टेबल दी है जिसकी हेल्प से आपको ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद मॉडल क्लास और मोड दोनों फाइंड करके दिखा देने हैं। तो जो सबसे टॉलेस्ट इसमें बार होता है उसमें हम ये क्रॉस बनाते हैं, और क्रॉस इस तरह से बनाना है कि जो टॉलेस्ट बार है उसका सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगले साइड के राइट जो राइट हैंड पर है उसको मैच करना है, क्रॉस बनाना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वही बनाना है। ठीक है, जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से नीचे की वैल्यू को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि मोड टॉपिक से आया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट मैट्रिसेस टॉपिक से है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स I दी है। सबसे पहले आपको A स्क्वायर बनाना है, तो ये मैंने सबसे पहले A स्क्वायर बनाने के लिए A की मल्टीप्लाई A से करी है। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फाइनली यहाँ आंसर निकाला है A इंटू A स्क्वायर का। फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन नोट करी है जो क्वेश्चन में दी गई थी, और सब में उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करा और फाइनल आंसर ये फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये फिफ्थ का फर्स्ट होना है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका सर्कल्स टॉपिक से है। सर्कल टॉपिक का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ फिगर में देखना है क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है और क्या क्या थिंग्स गिवन है। यहाँ पर पैरेलल देखेंगे आप, देखो ये पैरेलल का एरो लग रहा है ना, ये पैरेलल का साइन है। यहाँ पे दो लाइंस को पैरेलल दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जेड शेप बन रही है यहाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी 32 लगाएंगे। इंटीरियर अल्टरनेट 32 यहाँ से इधर आ जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यही करना है, हम इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको 32 कहेंगे। ये मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। उसके बाद इस ट्राइंगल में आपको नज़र आएगा, इस ट्राइंगल में ये सेंटर था, तो ये दो रेडियस हैं OB और OD। ट्राइंगल की दो साइड रेडियस हैं जिनकी लेंथ इक्वल होगी, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया कि ये दो रेडियस हैं। और किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल भी इक्वल लिए जाते हैं जो उनके अपोजिट आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके सामने 32 है तो ये भी 32 होगा। तो दो एंगल आपके यहाँ पे इस फिगर में 32 डिग्री के हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो ये ऑलरेडी इंटीरियर अल्टरनेट से आया था 32, क्योंकि ये लाइन आपस में इक्वल थी, तो ये एंगल भी कितना होगा 32। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दो एंगल आ गए। आपको सबसे पहला OBD एंगल फाइंड करना था, OBD वो तो आ चुका, कितना 32। ठीक है, दूसरा क्या है, AOB निकालो, ये एंगल AOB। अब आपको ये एंगल AOB निकालना है तो आप इस फिगर को देखो, ये सर्कल है और जो एंगल उसने फाइंड करने को कहा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। AO सेंटर है और B इधर है। ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस आर्क से देख पा रहे हो कि ये इस आर्क के दोनों कोनों से A से और B से यहाँ ज्वाइन हो रहा था, एक एंगल सेंटर पे बनना था, और उसी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है। कौन सा, ADB। यहाँ पे D है, D पर यहाँ एंगल कितना है 32, कितना है ये 32।
तो एक एंगल सेंटर वाला है और एक एंगल सरकमफ्रेंस वाला है, तो यहाँ एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसकी हेल्प से AOB को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है BED निकालना है। BED ये एंगल, इसके लिए हमें क्या करना है, हम AOB सेकंड पार्ट में अभी फाइंड करा है हमने, AOB का आंसर कितना, 64। ठीक है, तो AOB का आंसर 64 है, तो आप लीनियर पेयर लगाओगे, ये हाफ सर्कल बनना है। सर्कल में अभी हमने जस्ट AOB फाइंड करा था, AOB, तो AOB 64 है, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम BOD को फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लीनियर पेयर लगाई और BOD को फाइंड करा, ये देखो BOD 116 निकाला। ठीक है, जब BOD 116 आ जाएगा तो उसके बाद हम सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। कौन सी सेंटर वाली प्रॉपर्टी, देखो ये एंगल BOD है। ठीक है, अब दूसरा एंगल बना के दिखा देता हूँ, ये जो BD आर्क है, BD आर्क से एक तो एंगल सेंटर पे बना है यहाँ BOD। ठीक है, अब इसी आर्क से हम सरकमफ्रेंस पे देखते हैं, देखो यहाँ से BED, ये एंगल इसी आर्क से बनना है, एक सेंटर पे बन रहा है, एक सरकमफ्रेंस पे बनना है, तो वही प्रॉपर्टी लगाई, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, और हमने BED का आंसर फाइंड करा 58। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सेकंड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड पार्ट सिमिलैरिटी टॉपिक से था, ये मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके देखनी है x की, +1 +2 -1 -2, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। देखो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू +2 रखी है और रिमाइंडर 0 आया है सॉल्व करने पर। तो जब x की वैल्यू +2 रखी गई है और रिमाइंडर 0 आया है, तो x का आंसर करेक्ट कौन है, +2, जिससे फैक्टर बनाने के लिए हम इसको इधर लाएंगे तो x - 2 = 0 बनेगा। तो फैक्टर कौन कहलाएगा, x - 2। तो मैंने यहाँ x - 2 को क्या शो करा, फैक्टर। देखो +2 रखने पर फैक्टर कौन आया, x - 2। अगर आप यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करते और सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता, तब फैक्टर जो है ना x + 2 होता, मतलब जो वैल्यू हम यहाँ x की पुट कर रहे हैं फैक्टर में उसका अपोजिट साइन आएगा। अगर x की वैल्यू +2 रखी है हमने यहाँ, तो फैक्टर x + 2 नहीं बना, x - 2 बना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, x + 2 नहीं बना है यहाँ, x - 2 बना है, और उससे हमने फिर इसे डिवाइड करके एक क्वोशिएंट तैयार करा है। वो क्वोशिएंट को हमने फिर फर्दर फैक्टराइज करा है, यहाँ लिखकर एक ब्रैकेट में लिखा है जिससे डिवाइड किया है, और एक ब्रैकेट में वो लिखा है जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, और फिर फर्दर फैक्टराइज करके फाइनल आंसर यहाँ ये फाइंड करा है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है इसका 6 का, वो प्रोबेबिलिटी टॉपिक से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने इसका यहाँ एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड पार्ट रिफ्लेक्शन टॉपिक से है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा है कि 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लेनी है अलोंग बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैंने भी यहाँ 2-2 सेंटीमीटर पे एक एक वैल्यू भरी है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, दोनों पे 1-1 सेंटीमीटर नहीं लिया, 2-2 सेंटीमीटर दूर लिया है, एक एक नंबर। ठीक है, अब इनको पॉइंट को प्लॉट करना है, सबसे पहले a को, b को, c को और d को। तो मैंने यहाँ a b c d चारों प्लॉट कर रखे हैं ये। फिर क्वेश्चन में बोला था रिफ्लेक्ट करो इस फिगर को, ए बी सी डी जो ये बनी हुई है, ए बी सी डी ये जो बनाई है फिगर, इसको रिफ्लेक्ट करो किसमें, वाई एक्सिस में। तो जब इस फिगर को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में साइन ऑफ एक्स चेंज हो जाएंगे, साइन ऑफ एक्स विल
चेंज। तो ए का एक्स वाला साइन बदल देंगे, बी का एक्स वाला साइन बदल देंगे, सी में भी एक्स वाला साइन बदलेंगे, डी में भी। बट सी और डी में एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और ज़ीरो का कोई साइन बदला नहीं जाता, क्योंकि ज़ीरो ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। तो हम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करना था और क्या बना देना था, ए डैश बी डैश। सी और डी पे देखो डैश नहीं लगाया इन्होंने, क्यों नहीं लगाया डैश? जब ए और बी पे डैश लग गया और ए डैश बी डैश बन गया, तो फिर सी और डी पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सी और डी में जब एक्स की वैल्यू को देखा तो वो ज़ीरो था, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर रहे थे और एक्स को चेंज करना था, और एक्स में तो ज़ीरो भरा हुआ है, ज़ीरो का कोई साइन होता ही नहीं। तो जो सी और डी थे वो चाहकर भी चेंज नहीं कर पाते हम, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस था और जिसमें एक्स की वैल्यू में ज़ीरो भरा हुआ था, इसलिए इन्होंने सी डैश और डी डैश नहीं लिखा। तो ये फिगर हमने रिफ्लेक्शन तैयार कर दी रिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करे हमने। अब वो कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश, वो हमने यहाँ फिगर में दिखा भी दिए हैं और आपको लिखना भी है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं कि ए डैश का आंसर कितना है -2, और जो बी डैश है उसका आंसर है -2, -2, जिनमें एक्स की वैल्यूज़ को हमने क्या करा था, चेंज करा था, ठीक है। तीसरा पार्ट है नेम 2 पॉइंट विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। इनवेरिएंट वर्ड आ रहा है, इनवेरिएंट का मतलब नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हुए, या ये कह लो जो सेम रहे, और वी कैन से सेम। तो कौन से पॉइंट सेम रहे? सी और डी वाले। सी और डी को हमने बदलना भी चाहा, वो बदले ही नहीं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी। वो कह रहा है ये जो ए डैश बी डैश सी डी दिख रहा है, ये कौन सी फिगर है? ये जो ये फिगर बनी है, ये है आपकी ट्रेपीजियम, या ये लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्यों? क्योंकि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है ना, उनकी लंबाई अगर आप नाप के देखेंगे वो इक्वल आएगी, इसलिए नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होने की वजह से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से है। इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है रेशो प्रोपोर्शन वाली, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये मैंने यहाँ इसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसमें 2 टाइम्स लगेगा, एक बार यहाँ लगाया और एक बार यहाँ लगाया, ठीक है। और उसके बाद x अपॉन वाई को फाइंड करके यहाँ मैंने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। यहाँ बीच में ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप नहीं देखेंगे, ये रॉन्ग है पार्ट, ठीक है, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये नहीं करना, ये इसका सॉल्यूशन है। और जो सेकंड पार्ट है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही टॉपिक है, यहाँ मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। यहाँ से है ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड प्लेन की फाइंड करनी थी, जिसको x माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा था प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम। प्लेन अपने टाइम से 30 मिनट लेट चला है, कहाँ जाना है? टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे। प्लेन कितनी दूर जा रहा है? 1500 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो डिस्टेंस दी हुई है 1500 किलोमीटर। रोज वो जिस टाइम पे जाता था उससे आज 30 मिनट लेट चला है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड हमें पता नहीं थी, वो हमने x मान ली, और डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है 1500 किलोमीटर। तो टाइम टेकन अर्लियर हमने फाइंड करा। अर्लियर का मतलब पहले, आज तो प्लेन लेट चला ना, 30 मिनट लेट। हम आज वाला केस अभी भूल जाते हैं, हम पहले पुराना केस ऑब्जर्व करते हैं कि जब प्लेन की स्पीड x होती है और डिस्टेंस 1500 किलोमीटर जाना है, तो वो टाइम कितना लेता है? टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया टाइम। लेकिन आज प्लेन 30 मिनट लेटर चला है, जिसकी वजह से उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी 250 किलोमीटर पर आवर। तो आज जो स्पीड ली जाएगी वो पुरानी वाली x किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ा कर ली जाएगी 250। ये देखो मैंने प्लस करके लिया है। डिस्टेंस वही है जो पहले जाता था प्लेन, सेम डिस्टेंस आज भी वही है, ठीक है। प्लेन की स्पीड बढ़ाई है बट जा वहीं रहा है 1500 किलोमीटर दूर। तो टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाला। आज ये जो टाइम लगा है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा था, आज प्लेन लेट चला था। कितने मिनट लेट? 30 मिनट लेट। तो जब आज 30 मिनट लेट चला है और उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है ताकि वो अपने सेम टाइम पर पहुंच जाए,
अब ऐसा समझो, रोज प्लेन सपोज करो 8 AM पर उड़ता था, 1500 किलोमीटर दूर जाता था और वो अपना 11 AM पे पहुंच जाता था सपोज, ठीक है। बट आज प्लेन 8 पर नहीं चला, आज प्लेन 30 मिनट लेट चला 8:30 AM पर, जिसकी वजह से उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी। आज स्पीड पुरानी वाली स्पीड से ज़्यादा है, पुरानी स्पीड x थी, आज x + 250 है। जब स्पीड ज़्यादा है तो उसे टाइम कम लगा। ऐसा समझो ना, जब किसी चीज़ की स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। लेट चलने के बावजूद भी वो 11 बजे पहुंच गया अपने टाइम पर। पहले 8 बजे चल के 11 बजे जब पहुंच रहा था, 8 से 11 कितने घंटे लगे? 3 घंटे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 8 से 11 पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा। लेकिन आज 8 बजे नहीं चला, 30 मिनट लेट चला, 8:30 बजे चल के 11 बजे पहुंच गया। यहाँ लग रहे थे उसे 3 घंटे, 3 आवर, बट यहाँ पे उसे सिर्फ 2.5 घंटे लगे, 2 आवर 30 मिनट, 2.5 घंटे लगे बस। तो आधा घंटा कम लगा ना। तो जो ये बाद वाला टाइम है ये लेस वैल्यू है, ये कम समय है, और ये वाला टाइम मोर है। और रूल ये है कि बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस लिखा है इक्वल में, कि दोनों का फ़र्क 30 मिनट का है। फिर 30 मिनट को आवर में चेंज किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको हमने यहाँ नीचे सॉल्व करके दिखाया है। सॉल्व करने के बाद 2 आंसर बने हैं। एक आंसर स्पीड का आ रहा है 750 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आंसर माइनस में आ रहा था, स्पीड माइनस में नहीं होती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर 3 कंस्ट्रक्शन टॉपिक का है। ये मैंने यहाँ फिगर बना रखी है। क्वेश्चन में कहा था आपको एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के लिए ये मेजरमेंट्स दी हैं, तो कोई बड़ा वर्क नहीं था, ट्राइंगल आप इजीली बना लेंगे, छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ भी है। अब आपसे कहा था कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA साइड एंड BC साइड। जब 2 साइडों से इक्विडिस्टेंट बोलता है तो आपको उस एंगल को बाइसेक्ट करना है, आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल का बाइसेक्टर बनाओगे? जो एंगल इन 2 साइड के बीच में आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच इज बिटवीन BA साइड एंड BC साइड। ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको लोकस बनाना हो ऐसे क्वेश्चन में, जब क्या कहा गया हो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 साइड्स, तो वो साइड दोनों ढूंढो। यहाँ पे BA और BC थी, तो ये रही BA साइड और ये रही BC साइड। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री का था, तो वो मैंने उसका यहाँ देखो बाइसेक्टर बना रखा है। ये है वो लोकस, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या कहा है? अगले पार्ट में कहा है लोकस बनाओ जो इक्विडिस्टेंट हो A और B से। A और B कौन है? ये साइड नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। A एंड B आर पॉइंट। A और B क्या है? A एंड B आर पॉइंट्स। तो इक्विडिस्टेंट किनसे कह रहा है? पॉइंट से। जब 2 पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट पे कहा होगा क्वेश्चन में, तो लोकस कैसे बनाओगे आप? जब 2 पॉइंटों से कहा जाएगा तो आप उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का साइड का बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे A और B का इक्विडिस्टेंट बताया था, A यहाँ है, B यहाँ है। तो A और B को जोड़ने वाली जो लाइन थी AB, उसका हमने बाइसेक्टर बना दिया है। तो हमने यहाँ एक लाइन का बाइसेक्टर बनाया है। ये हो गया पार्ट नंबर C, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। जब लोकस 2 साइडों का वजह से कहेगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 साइड्स, तो दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है। और जब वो लोकस कहेगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो उन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि मार्क करो पॉइंट P। P कौन सा पॉइंट है? जो AB और BC से भी इक्विडिस्टेंट पर है एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आपने जो अभी ऊपर के 2 पार्ट करे थे, एक में एंगल का बाइसेक्टर बनाया था, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया था पार्ट नंबर B में, और पार्ट नंबर C में एक लाइन का बाइसेक्टर बनाया था। दोनों आपस में टकराई हैं ये बाइसेक्टर P पर। यहाँ पर आपको P डालना है, बस ये हो गया वो पॉइंट P जो D पार्ट में कहा है, ठीक है।
अब आगे बोला है हैंस कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विद सेंटर पी। ये जो पी आया ना, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाओ जो पास करेगा ए से भी और बी से भी। तो आपको यहाँ से ए तक की मेजरमेंट नाप लेनी है कंपास में, चाहे ए तक की नाप लो चाहे बी तक की, वो सेम आएगी। फिर आप एक सर्कल बना देंगे ये, ठीक है। तो ये आपका सिंपल था कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जो लोकस का था, इसमें लोकस का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थर्ड पार्ट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एट्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जीपी टॉपिक से है। ये मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन कर रखा है। ये 8 का फर्स्ट है। 8 का सेकंड जो है मीन से आया है, ये मीन का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। इसमें कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया है। मीन 3 मेथड से निकलता है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। क्वेश्चन में जब कुछ मेंशन नहीं होता तो डायरेक्ट लगाना है आपको, वो इजी पड़ता है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ करा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा नहीं था। तो ये मीन का आंसर, मीन का सॉल्यूशन है मीन वाले टॉपिक का। और जो थर्ड पार्ट है ये मेंसुरेशन से आया था, मेंसुरेशन टॉपिक का है ये, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो ये इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट टॉपिक से है। यहाँ मैंने इसका ये पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल BAP 60 दिया है, BAP ये एंगल 60 दिया है एक तो, और BCQ 55 दिया है। BCQ ये एंगल, ये कितना दिया है 55। आपको ये दो एंगल्स दिए हैं और आपसे पूछा है OBA, OBA ये कितना होगा ये बताना है, AOC बताना है ये एंगल, और ATC बताना है ये एंगल। देखो सबसे पहला काम यहाँ पे आप क्या करोगे, ये O सेंटर है, O क्या है सेंटर, सेंटर से आने वाली लाइन सर्कल तक की रेडियस होती है, ये रेडियस है। और ये जो आ रही थी ये टच करके जा रही थी, ये कौन है टेंजेंट। और हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये एंगल पूरा 90 होगा और इधर भी पूरा 90 होगा। बट इधर दिया हुआ है 60, तो 90 में से 60 को माइनस करके 30 निकालेंगे। देखो ये मैंने यहाँ सब कर रखा है, 90 दिखाया है, फिर यहाँ 30 निकाल के दिखाया है, ठीक है। फिर इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो रेडियस नजर आएंगी, OA और OB। तो जिस ट्राइंगल की दो लाइनें, दो साइड्स इक्वल होती है, उस ट्राइंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला पार्ट OBA निकालना था, वो तो आ चुका, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था वो आ चुका है। सेकेंड पार्ट AOC निकालना है, AOC ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेम वर्क जो अभी हमने नीचे यहाँ स्टेप फॉलो करते वही सेम वर्क हम दोबारा भी करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, इधर की साइड भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, और ये क्या है टेंजेंट। तो इनके बीच का एंगल 90 होगा। ये एंगल कौन सा एंगल OCQ, OCQ क्या होगा 90 होगा। जब ये 90 है और ये 55 है तो 90 में से 55 को आप माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा BCO एंगल। मैंने यहाँ पर BCO ये फाइंड कर रखा है, देखो OCB लिख दो या BCO लिख दो, ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। जैसे हमने नीचे स्टेप फॉलो करे थे वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करने हैं। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे, यहाँ एक ट्राइंगल है BOC जिसकी दो साइड्स रेडियस हैं तो वो इक्वल लेंथ की होंगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर आने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ 35 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 35, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, सर्कल में ये एंगल ABC ऐड करके बना देना है। ABC किस किस को ऐड करके बना देना है, 30 + 35 क्या हो जाएगा 65।
ये एंगल 65 है सरकमफ्रेंस पे, और इसी आर्क से जो सरकमफ्रेंस पे बना है एंगल 65, इसी सेम आर्क से हम सेंटर पे भी बना लेंगे AOC, जो हमें अब फाइंड करना है। तो एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा के AOC को हम फाइंड कर लेंगे। डबल आएगा ये सेंटर वाला, 65 का डबल 130, ठीक है। तो ये हो गया 130। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अब आपको ये क्वाड्रिलेटरल लेना है। मैं यहाँ ये सही से कर देता हूँ। हम क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करेंगे, 4 साइड की फिगर क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी है। कौन से 3 एंगल्स की वैल्यू, एक ये 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, और ये अभी अभी हमने सेंटर वाला फाइंड करा। तो चारों एंगल्स को ऐड करके 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के, वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे और फाइनली हम ATC को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर C करना था इसका। अब आएंगे नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर 2 लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक से है। यहाँ मैंने ये सॉल्व करके दिखा रखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर 3 मीडियन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ओजाइव की हेल्प लेंगे, क्योंकि यहाँ टेबल जो है वो क्लास इंटरवल दिया है, ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल दिए हैं, इसलिए ओजाइव बनेगा। और उसके बाद हम ये सारे पार्ट्स फाइंड करेंगे। ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है इसका, पार्ट नंबर 3 का। अब आते हैं नेक्स्ट पर। टेंथ का फर्स्ट, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक का है। सिंपल क्वेश्चन था। ट्राइंगल के A, B और C वर्टिसेस दिए हैं कोऑर्डिनेट, और आपसे कहा है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के D की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। दूसरा पार्ट पूछा था स्लोप ऑफ AD। तो A के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन थे, D के कोऑर्डिनेट हमने मिड पॉइंट फार्मूले से बनाए थे। दोनों कोऑर्डिनेट A और D के पता है, तो स्लोप का फार्मूला लगा के हमने यहाँ स्लोप को फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट है इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनानी है AD की, तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का लगाया, जिसमें AD का स्लोप हम बना ही चुके थे -4/3, वो यहाँ यूज़ भी कर लिया। और उसके बाद इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी, जिसमें x1 और y1 पासिंग पॉइंट लिए जाएंगे, जिसमें आप a की वैल्यू भी रख सकते हो या d की, जिसकी मर्जी चाहे उसकी रख ले। a या d में से किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। m में स्लोप रखेंगे, ठीक है। और चौथा पार्ट था सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 लगाएंगे और फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इसका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से था। ये फिगर दी है, और इस फिगर में आपको ये एंगल 60 दिया है, ये एंगल 30 दिया है, और क्वेश्चन में कहा था फ्रॉम हिज होटल रूम विंडो ऑन द 4th फ्लोर। ये होटल रूम है, यहाँ पर राजन है, राजन का होटल है, ये होटल ऑफ राजन, जिसमें राजन स्टे कर रहा था। यहाँ पर 4th फ्लोर पे विंडो से राजन क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है सम विंडो वॉशर्स। ये बिल्डिंग ऊंची थी, यहाँ पर इस बिल्डिंग के विंडोज़ को वॉश कर रहे थे विंडो वॉशर्स, जो राजन से ऊपर थे, और राजन उनको ऑब्जर्व कर रहा था। और क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर इज 60 डिग्री। तो जब राजन ने अपनी विंडो से ऊपर देखा, वर्कर जो विंडो साफ कर रहे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द होटल, यहां से विंडो से उनको वर्कर्स को भी देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और उसकी बिल्डिंग के बॉटम को नीचे देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको फाइंड क्या करना है,
हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द विंडो ऑफ द राजन। राजन यहाँ खड़ा था, राजन कहाँ था, यहाँ, और वो पूछ रहा है विंडो राजन की कितनी ऊपर है ग्राउंड से। तो हमने यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे बनाया है ट्राइंगल्स की शेप में। देखो ये ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल दोनों दिखाए हैं, बट ये जो राजन की विंडो ग्राउंड से थी ये भी हमने नीचे शो करी है, यहाँ देखो ये, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ए बी क्या है, ग्राउंड से जहां राजन था 4th फ्लोर पर वो हाइट, ठीक है। वो यहां से विंडो वॉशर को ऊपर देख रहा है और विंडो वॉशर जिस बिल्डिंग को साफ कर रहे थे उसके बॉटम को देख रहा है। एक जगह एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एक जगह एंगल ऑफ डेप्रेशन बना, दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 दी थी। क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 60, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो, क्यूरियस एज टू देयर हाइट अबव द ग्राउंड ही क्विकली एस्टिमेट दैट बिल्डिंग्स आर 60 मीटर अपार्ट। ये बोला ना, देखो बिल्डिंग्स आर 60 मीटर अपार्ट, अपार्ट का मतलब एक दूसरे से दूर है 60 मीटर, इसलिए दोनों के बीच की दूरी क्या ली गई, 60 ली गई, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हमने पहले एक ट्राइंगल लिया ADC, ये वाला, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का यूज़ करा और इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाया tan 30 का और DC को फाइंड कर लिया। जब DC आ जाएगी तो AB भी आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, इक्वल। तो मैंने यहाँ DC को AB के बराबर लिख के 34.64 दिखाया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द विंडो ऑफ राजन्स होटल रूम। ये ए पार्ट था और सेकंड पार्ट था हाउ हाई अबव ग्राउंड आर द वर्कर। आपको बताना है वर्कर ग्राउंड से कितनी ऊपर थे। वर्कर कहाँ थे, यहाँ बिल्डिंग पे सबसे ऊपर, यहाँ विंडो वॉश कर रहे थे वो, ग्राउंड नीचे है, तो ये डिस्टेंस पूरी फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब हम ऊपर वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे और ऊपर वाले ट्राइंगल में किसको फाइंड करेंगे, DE को, जिसके लिए हमने tan 60 का फार्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस और D से E तक की लेंथ को फाइंड करा, फिर टोटल लेंथ दोनों को ऊपर की और नीचे की ऐड करके यहाँ फाइंड कर ली। तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन 10th के सेकंड पार्ट का। तो ये थे आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।